हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हाँ, पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कुछ याद वाद है? रिवाइज कर रहे हो? भैया एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, जो भी यहाँ पे हम ऐसे लेक्चर के फॉर्म में आपको अपलोड करते हैं। ठीक है, इसको एक बार एनसीईआरटी से जाके देख लिया करो। ठीक, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक अपना खत्म कर दिया था। ठीक, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे कैसे कौन कौन सी फेजेस होती हैं, कहाँ पर कौन सी फेज चलती है, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसा होना चाहिए, ये छोटे से ब्लॉक में लिखा है। और इसके बाद बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन सबको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भैया बहुत बड़ा एक जागरूकता का विषय है कि आप सभी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करें, और जो पेरेंट्स हैं वो भी इसे देखें और समझें कि कैसे यूज़ करना चाहिए, मतलब कैसे आप ये क्या बोलते हैं, सैनिटरी पैड का यूज़ और जो हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली क्लास और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं भैया कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट्स में चलती है, प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स में, भैया मेल में तो मेंस्ट्रुअल चलेगी नहीं, है ना। जो फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अच्छा, प्राइमेट कौन होते हैं? जिनमें मंकी, एप्स और ह्यूमन, तीन होमोनिडी फैमिली के मेंबर्स, प्राइमेटा ऑर्डर के। ठीक है, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, ये सभी जो हैं ये प्राइमेट्स हैं। ठीक, अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो इनमें चलती है उसको क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। देखो, पहला मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। भैया हमने एक बात की थी आपसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे ही पहला मेंस्ट्रुएशन होता है। तब कितने वायबल ओवम से, मतलब प्राइमरी oocyte बच जाते हैं आपके ओवरी में, मतलब फीमेल के ओवरी में। एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार बच जाते हैं, याद रखना। जबकि बर्थ के टाइम कितने थे? ए कपल ऑफ मिलियन इन ईच ओवरी, मतलब एक ओवरी में 20 लाख। ठीक, तो भैया इसको बोलते हैं मीनार्च। जब भैया शुरू हुआ तो उसको मीनार्च बोलते हैं। ठीक, जब खत्म हुआ उसको मीनोपॉज बोलते हैं। जब पीरियड होना बंद हो गया, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बंद हो गई तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज, और जब शुरू हुई तो उसको बोलते हैं मीनार्च। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब देखो, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भैया अप्रॉक्सीमेटली 28 से 29 दिन की होती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सब में कॉमन है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। ठीक है भैया, अब देखो पहले हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं कि इवेंट्स कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। देखो, बात करेंगे यहाँ से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, ये 0th डे था। ये हमने 5 का एक मार्क बनाया, ये हमने 14th का एक मार्क बनाया, और ये हमने बनाया है 28th टू या 29th का एक मार्क बनाया है। ठीक है, तो ये जो 14th डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कॉज करता है। यहाँ पे होता है क्या, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन हमने कल बात की थी कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही अंडा बाहर निकल आता है, और उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कब होता है, जब स्पर्म उससे फर्टिलाइज करता है, तब वो ओवम बनता है। तो सेकेंडरी oocyte का निकलना कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से। ध्यान देना, देखो ये भाई साहब जो ये हैं ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं। ये सब फॉलिकुलर, देखो यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल बन गया, ये तुम्हारा अंडा था, एक मैच्योर होके मैच्योर फॉलिकल बन गया। ठीक, अब उसमें से ये तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर आया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। चलो देखते हैं। ये देखो भैया, ये ऊपर जो ग्राफ दर्शाया है, ये दर्शाया मैंने पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकालती है कौन, दो, LH और FSH। ठीक, LH और FSH जो है ये भाई जी ओव्यूलेशन के टाइम एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। और यही बात देखो आपको दिखाई, देखो जब ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे पे, तब ये अपने पीक पे हैं। यहाँ पे LH सर्ज बनता है। ठीक है, तो इस बात को बीच समझेंगे। ठीक, और इसके बाद देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन है, कहाँ से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। ये LH FSH कहाँ से निकल रहे थे, पिट्यूटरी से निकल रहे थे, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलते हैं। अब ये जो ओवरी से निकल रहे हैं हार्मोन, इसमें एस्ट्रोजन जो है ये काम करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल का। इसका काम है फॉर्मेशन करना एंडोमेट्रियल वॉल का, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम।
ठीक। और जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसका काम है, जो इसने बना दिया एस्ट्रोजन ने, उसको मेंटेन करके रख लेना, मतलब ये मेंटेनेंस का काम करता है। अब तुमको एक बात बताते हैं, चलो ये तुम्हारी यूट्राइन वॉल है, ये यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल है। देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन हुआ तब देखो ये इसके सब, इसका जितना भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो पूरी स्लग आउट कर गई, वो पूरी निकल गई, बह गई। तो भैया देखो ये सब पतली हो गई, ठीक। फिर उसके बाद जब जैसे 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 ये भैया एस्ट्रोजन बढ़ा, एस्ट्रोजन देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन शुरू हो गया, क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रहा है ना एंडोमेट्रियम का। और अब ये जो भाई जी थे, ये प्रोजेस्टेरॉन, ये इसको मेंटेन करके रख रहे हैं, देखो थ्रू द साइकिल, ठीक। और उसके बाद ये गिरी जा रही है, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी गिर गया। अब देखो बात करेंगे, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद जब ओव्यूल मतलब सेकेंडरी ओसाइट निकल गई, तो ये जो चीज़ खाली बची ना, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है यही प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, यहाँ पे डिजेनरेट हो गया देखो, तो भैया प्रोजेस्टेरॉन भी घट गया, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी टूट गई। और जब तक ये रहा, देखो प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो देखो एंडोमेट्रियम भी बढ़ी हुई है, ठीक। अब देखो ये 3 से 5 दिन का जो ये टाइम है, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इसके बाद ये देखो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ ये ओवरी के हिसाब से, ओवेरियन इवेंट्स के हिसाब से ये फॉलिकुलर फेज है। और देखो ध्यान से देखना भाई जी, ये देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का प्रोलिफेरेशन हो रहा है, बन रही है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए ये प्रोलिफेरेटिव फेज है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे देखो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ओवरी में हुआ, तो ओवरी के हिसाब से ये ल्यूटियल फेज है, यहाँ से ये ल्यूटियल फेज है। लेकिन और तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं भैया, ध्यान से सुनना। ल्यूटियल फेज जो है ये हर प्राइमेट में 14 दिन की होती है। कितने? 14 दिन की। अगर तुमसे कोई कहे कि एक बंदी में मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की हो रही है, तो तुम बता सकते हो क्या कि उसमें ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगा? ये पीछे से 14 दिन कॉमन है। अगर किसी बंदी में, किसी लड़की में 35 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो उसमें ओव्यूलेशन 21वें दिन पे होगा, क्योंकि पीछे से ल्यूटियल फेज तो सब में कॉमन है, 14 दिन की हो रही है। ल्यूटियल फेज कॉमन है, ये 14 दिन की होगी। ये आगे वाला वेरी कर सकता है, ठीक। क्या? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इसको भैया क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और देखो अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, इधर देखो, इसने भाई साहब प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन किया। तो जब सेक्रीशन किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन किया, कहाँ? ओवरी में। ओवरी में नहीं, यूटरस में, ओवरी में ही सेक्रीशन किया। तो ओवरी में जो सेक्रीशन किया, उसके कारण भाई साहब ये देखो, क्या इसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। क्या? सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक। समझ गए? अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये इन्हीं के बारे में लिखे हैं। ये नोट्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से नोट्स बना लेना, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये नोट्स के लिए, अगर आप 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं। चलो देखते हैं भाई जी, इवेंट्स बिटवीन वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो एक मेंस्ट्रुएशन हुई, उसके बाद दोबारा से यही मेंस्ट्रुएशन जब हुई, तो इस पूरी इवेंट को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चलो, यूजुअली मतलब जब कभी ट्विंस हो जाते हैं फ्रेटर्नल वाले, बताएंगे कभी फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, तो एक से ज़्यादा भी निकलते हैं, लेकिन यूजुअली एक अंडा ही निकलता है, एक ओवम ही रिलीज्ड एट मिड ऑफ साइकिल। मिड ऑफ साइकिल भैया ये 14वें दिन निकल रहा है, जनरली 28 दिन की होती है, इसलिए मिड ऑफ साइकिल बोला है। लेकिन भैया पीछे से ध्यान रखना कि 14 दिन की ही होती है, ल्यूटियल फेज कांस्टेंट होती है। अच्छा, 3 से 5 दिन भैया मेंस्ट्रुएशन चलता है। 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन चलता है, तो उसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन करती है, उसके साथ उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रेक डाउन करती हैं। देखो भैया, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग अलॉन्ग विद ब्लड वेसल, ठीक। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ओनली इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन हुई। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हुई। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मे बी ध्यान देना, मे बी हो सकती है। किसका इंडिकेटिव? प्रेगनेंसी का। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसके और भी कई कारण है। कौन कौन से? देखो भैया, पुअर हेल्थ या स्ट्रेस। अगर महिला ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है तो भी मेंस्ट्रुअल टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा पुअर हेल्थ मतलब खाने पीने को सामान नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक। और इसके बाद बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन जो है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आती है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, इसके बाद ल्यूटियल फेज आ जाती है। ल्यूटियल फेज ध्यान देना, वहाँ पे बता दिया। इसके बाद देखो ग्राफियन फॉलिकल जो है और एंडोमेट्रियम, ये दोनों
साइमल्टेनियसली प्रोलिफरेट करते हैं। यहाँ इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। देखो ये भी प्रोलिफरेट कर रहा है और फॉलिकुलर फेज बन रहा है। इतने टाइम में देखो ये दोनों काम हो रहा है, ये भी प्रोलिफरेट कर रहा है, ये भी प्रोलिफरेट कर रही है। ठीक, ये दोनों साथ में ही प्रोलिफरेट करते हैं। और LH और FSH जो है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इन चारों से मिलकर ही हम इस मैकेनिज्म को कंडक्ट करवा पाते हैं। यही चारों रिस्पॉन्सिबल हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक, अब देखो 14वें दिन पे क्या होता है भैया, LH और FSH पीक पे होता है, तो ओव्यूलेशन यानी कि सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल निकल जाती है। ठीक, अब इंक्रीज इन LH इज कॉल्ड LH सर्ज। ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब LH का सेक्रेशन बढ़ जाता है ना, तो उसको LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज के कारण ही ओव्यूलेशन होता है। देखो कॉजेज ओव्यूलेशन। ठीक है भैया, आफ्टर ओव्यूलेशन ल्यूटियल फेज आ जाती है, इन विच कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना ओव्यूलेशन के बाद, वही भाई साहब ल्यूटियल फेज है। ठीक है, अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, ध्यान देना, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मेंटेन करता है क्या, एंडोमेट्रियम। ये क्या करता है, फॉर्म करता है क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम फॉर्म करता है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है। ध्यान देना, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, इम्प्लांटेशन के लिए। बेबी कहाँ पे इम्प्लांट करेगा, बच्चा फर्टिलाइज करके, मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फर्टिलाइज कर गए, तो वो कहाँ, जाइगोट कहाँ पर इम्प्लांट, जो मोरुला स्टेज है कहाँ पे इम्प्लांट करेगी, यहीं पर तो इम्प्लांट करेगी, एंडोमेट्रियम में। इसलिए गद्देदार संरचना बनी हुई है। ठीक, इम्प्लांटेशन, अगर प्रेगनेंसी हुई तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ये बताई थी मैंने यहाँ पे बात। मेंस्ट्रुएशन नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है भाई साहब, अब देखो इफ नो प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है और नई साइकिल बिगिन करती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो लगभग 2.5 महीने तक यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता रहता है। ठीक, उसके बाद एम्ब्रियो खुद से सेक्रेट करने लगता है। ध्यान देना बात को, कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 14 दिन बाद डिजेनरेट कर जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई तो भाई साहब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ही 2.5 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता रहता है। और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता रहता है। उसके 2.5 महीने बाद जब डिजेनरेट होगा ना, तो एम्ब्रियो और फीटस जो है वो अपना प्रोजेस्टेरोन खुद से बना लेगा। ठीक, अब बच्चा बड़ा हो गया। ठीक, मीनोपॉज क्या है भैया, 50 साल की, 45-50 साल की एज में, NCERT 50 लिखती है, लेकिन 45-50 साल की एज में फीमेल मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, फीमेल मेंस्ट्रुएशन करना बंद कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। मीनार्ड से लेकर मीनोपॉज के बीच का समय ही रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, किसका, एक फीमेल का। अब बात कर लेते हैं फटाक से हम इसकी, किसकी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। देखो भैया, नहाना चाहिए। जब आप अगर मेंस्ट्रुअल फेज में है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो आप रेगुलरली नहाएं, साफ रखें अपने आप को जितना रख सकें। और भाई साहब देखो, सैनिटरी पैड का यूज करें या क्लीन होममेड पैड्स का यूज करें, जो धुल धुल के बार बार यूज करते हैं। कई बार भैया गांव में महिलाएं क्या करती हैं, राखी तक से मतलब उसको रोकने का काम करती हैं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, साफ़ सुथरे सैनिटरी पैड्स यूज़ करें या क्लीन होममेड पैड्स। होममेड पैड्स, घर में भी कपड़े के पैड्स आप बना सकते हैं, लेकिन वो साफ़ होने चाहिए, उनसे कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है आपको। इसके बाद चेंज करना है आपको, कब, 4 से 5 घंटे के बीच में आपको पैड चेंज करते रहना है। ठीक, और उसको रैप करके पेपर में तब डिस्पोज करना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी खुला फेंक दिया। ठीक, अगर खुला करके फेंक देंगे तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा दूसरे लोगों में। ठीक है, इसको फ्लश नहीं करना है भाई साहब, या ड्रेनेज सिस्टम में नहीं डालना है। सीधे फ्लश नहीं कर देना है कि ऐसे फ्लश ऑन किया और डब्बे बहा दिया, नहीं 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 नहीं। ठीक है भैया, क्योंकि वो पानी के सोर्स को कंटामिनेट कर सकता है। ठीक है, और भाई साहब अपने हाथ धुलिए कब, जब आपने यूज्ड सैनिटरी पैड को हैंडल किया है। ठीक, तो आज की वीडियो ये हमारी जो है, ये पूरी मेंस्ट्रुएशन के बारे में थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, क्या कैसा होता है, इससे अगर कोई भी वैल्यू सीख मिल रही हो तो आप भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेंस्ट्रुएशन कैसे होती है, क्या होता है, सब बातें इसमें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही, और इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।